अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो NET 4 जो भी आजकल आपके हो रहा है उससे रिलेटेड है। और जो आगे अब आपकी 2025 की इनटेक के लिए NET 1 आएगा उसके लिए, और अभी स्पेसिफिकली जो आपका फास्ट का ABA का या GK वगैरह का बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा उससे रिलेटेड है। और ये जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें 80 क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो नस्ट का एंट्रेंस टेस्ट है या NET है आपका, उसके अंदर आपके पास क्या है कि 80 क्वेश्चन होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। सो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास पूरे एक 80 क्वेश्चन है MCQs हम करेंगे। 80 MCQs आज जो है हम सॉल्व करेंगे ताकि वन गो में हमारी जो है इसकी एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो ये सॉर्ट ऑफ सैम्पल पेपर है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी कोई क्वेरी है या किसी क्वेश्चन रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, कहता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि दो जो नंबर्स हैं उनका जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज रिजल्टिंग इन पॉजिटिव नंबर एंड दैट इज +1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x डेफिनेटली y से बड़ा है, जिसकी वजह से दोनों का डिफरेंस जो आपने लिया है तो आंसर आपके पास रिजल्टेंट जो है वो उसका वो पॉजिटिव 1 आया। तो हमारी इज़ वेरी राइट। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगेन एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। सो 16 को आप 2 की पावर 4 बना लोगे, 7 की पावर 4 आ जाएगा, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 7 आ जाएगा, दैट इज 128। ऑप्शन सी जो है वो आपकी राइट चॉइस। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन फास्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन NETs। अभी भी एक स्टूडेंट जो इस लेक्चर में मौजूद है वो ये बता रहे हैं कि अभी जो उन्होंने NET दिया है, अपना NET 4 दिया 2024 वाला, उसके अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन प्रेजेंट था। तो बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन है, x की वैल्यू गिवन है, आप सिंपली पहले क्या करोगे 1/x की वैल्यू निकालोगे। 1/x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको रैशनलाइज कर लोगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने के लिए आप इसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ठीक है, तो दिस विल रिजल्ट इन, ऊपर तो आपके पास यही आ जाएगा 3 + 2√2, और नीचे आपके पास आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 9 - 4 × 2 आ जाएगा, 4 × 2 इज 8, राइट। सो यू विल बी लेफ्ट विद 3 + 2√2। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास आइडेंटिटी लगी है a - b × a + b की, जो कि हमारे पास a² - b² होता है। तो ये स्टेप मैंने बता दिया यहाँ पे आप सबको। तो हमारे पास आंसर आया 3 + 2√2 आ गया। तो 1/x की वैल्यू मेरे पास 3 + 2√2 है। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x + 1/x, x² + 1/x²। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं x + 1/x का होल स्क्वायर कर लूँगा। जब मैं x + 1/x का होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे पहले मैं x की वैल्यू को प्लग इन करूँगा x की जगह पे, और 1/x की जगह पे मैं 1/x की वैल्यू को प्लग इन करूँगा, फिर मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा। सो -2√2 + 2√2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, दैट विल बी a² + b² + 2a × b। x के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद +2, ये पॉजिटिव 2 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपके पास x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी 36 - 2 एंड दैट इक्वल्स टू 34 आ जाएगा यहाँ आपके पास। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है, बहुत दफ़ा आता है, रेगुलर क्वेश्चन है, पेपर के अंदर ये जो है पूछा जाता है। अगेन ये भी जो क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक्स का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सी दफ़ा ये आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं ब्लू में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन के साथ ये ओवरलैप ना करे। तो मॉड है, हमें पता है कि जब ये मॉड को ओपन करेंगे तो दोनों तो प्लस और माइनस का साइन आएगा। तो जब ये मॉड ओपन होगा तो दिस विल बी x + 3 <3 <4 का मॉड जब ओपन होगा तो हमें पता है ये प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। ठीक है, सो -4 x + 3 बड़ा होगा, <4 होगा। तो आप एक दफ़ा इसको सॉल्व करोगे और लहजा से आप इसको सॉल्व कर लोगे। जब आप इस वाले को सॉल्व करोगे कि x + 3 इज ग्रेटर देन -4, तो यहाँ पे आएगी -7 इज लेसर देन, या x इज ग्रेटर देन -7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरी साइड को सॉल्व करोगे। जब आप इसमें दूसरी साइड को सॉल्व करोगे, ठीक है ना बच्चों, तो ये +3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज लेस देन 4 - 3। सो द आंसर विल बी x इज लेस देन 1। तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन -1 एंड इज लेस देन +1। सो द राइट चॉइस इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में है। ठीक है, और बड़ा आसान क्वेश्चन है, शायद इसकी
के अंदर एक शायद टाइपो है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं, मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम √5 ही आएगा आपके पास। ठीक है, जब आपके पास √5 ही एलसीएम आएगा, सो दिस √5 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस होल टर्म, राइट। सो √5 इंटू √5 हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, +2 इंटू 1 2 ही रहेगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर इज 5, 3 5 इज 15 एंड 15 + 2 इज 17, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बता दिया था कि यहाँ पे टाइपो है, तो दिस इज 17 बाय √5 आ जाएगा, राइट। सो द करेक्ट चॉइस इज 17 बाय √5। अगेन ऐसा क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के अंदर होता है। ठीक है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया था, बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, बट वहाँ पे हमें स्क्वायर ओपन करना था, यहाँ पे हम क्यूब ओपन करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले आई विल सिंपली बी ओपनिंग क्यूब का फॉर्मूला ऑन द बोथ साइड, राइट। हमें पता है कि a + b का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो दैट इज इक्वल टू a³ + 3ab इंटू a + b का क्यूब, राइट। तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जब मैं इसको ओपन करूंगा तो दिस विल बिकम 8m³ + 3a is 2m and b is 1/m, right, and a plus b, again a is 2m and b is 1/m, right, प्लस b का क्यूब, b is 1/m, तो यह आ जाएगा 1/m का क्यूब, राइट। दूसरी तरफ आ जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो दैट इज 27, और √2 का क्यूब करोगे जब आप तो दैट विल बी 2 इंटू √2, राइट। तो कैसे 2 √2 होगा, देखो ना √2 का क्यूब है ना, तो वो आ जाएगा जब आप स्क्वायर को यूं ब्रेकअप कर लो और इसको आप यूं कर लो, तो ये एक टिप है, बड़ी आसान जो टिप है, आप सबको ये याद रहेगी। सो ऑन द राइट साइड वी आर लेफ्ट विद 54 √2, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, mm के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम इस सारे 2m + 1/m की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप यहाँ पे 2m + 1/m की वैल्यू पुट करोगे जो कि ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ही 302, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 302 और ये बाहर आपके पास आ गया था 3 2 6, 6 3 18 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 8m का क्यूब + 1/m का क्यूब, और ये जो सारा हमने जो सॉल्व करा है ये हमारे पास बन गया 18 √2। राइट साइड पे ऑलरेडी मेरे पास 54 √2 आ गया था, वहाँ पे ले जाऊंगा और इसको जो है मैं माइनस कर दूंगा। सो दिस विल बिकम 8m का क्यूब + 1/m का क्यूब एंड यू विल बी लेफ्ट विद 36 √2। तो 36 √2 आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। तो ईजी है, क्यूब की आइडेंटिटी, स्केल की आइडेंटिटीज प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी ये आपने याद रखनी है, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपको हेल्प आउट करती है। अगेन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइजेशन का एक आधा क्वेश्चन एनईटी के अंदर भी होता है, फास्ट के अंदर भी होता है। तो आप क्या करेंगे, पहली दो टर्म्स में से हमारे पास 3a कॉमन है, ये तो बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, इतना इजी था, ठीक है ना। 2a + k आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास -k कॉमन है और 2a + k आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान था ये बच्चों। तो दिस विल बिकम 3a - k इंटू 2a + k, ठीक है जी। सो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी बनता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2a + k पहले लिखा था। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, राइट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 80 क्वेश्चन का कंप्लीट एक सेट बनाया हुआ है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो अभी एनईटी या फास्ट का टेस्ट देंगे। कहता है दो नंबर्स का जो सम है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 83, ठीक है, कोई मसला नहीं है। पहले नंबर को x ले लेते हैं, दूसरे नंबर को y ले लेते हैं। दो नंबर्स का जो सम है दैट इज 83, ठीक है। कहता है इफ वन नंबर इज ट्वाइस मोर देन द अदर नंबर, सॉरी इफ वन नंबर इज 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, ठीक है। अगर x जो है वो 2 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ y से, तो इक्वेशन बनेगी मेरे पास x - 2 इज इक्वल टू 2y। y देखो, दोनों को इक्वेट करने के लिए जो 2 बड़ा है, जो 2 ज्यादा है, उसमें तो 2 को माइनस करोगे तो उसके डबल के बराबर होगा ना। x तो ऑलरेडी 2 ज्यादा है, उसके 2 टाइम से, y के 2 टाइम से x जो है वो 2 वैल्यू ज्यादा है, तो x में से 2 माइनस होगा तो वो इक्वेशन बनेगी, राइट। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने जा रहा हूँ। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो दिस इक्वेशन विल बिकम x - 2y इज इक्वल टू +2 एंड हियर x + y इज इक्वल टू 83, जो मैंने पहली इक्वेशन बनाई थी। सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है, ऊपर नीचे रख के इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, +x - x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम -3y एंड दिस विल बिकम -81। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल से आप इसको कैंसिल कर लोगे। 3 2 = 6 और 3 7 = 21, तो y की वैल्यू जो है वो 27 आ गई है और दूसरा नंबर इसका डबल आ जाएगा, ठीक है।
और जो इसका सॉरी वो इससे 2 टाइम इसके डबल से ज़्यादा आ जाएगा, बल्कि आप इसमें प्लग इन कर लो, ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिंपली आप क्या करो कि x प्लस 27 इज इक्वल टू 83 कर लो, वहाँ जाएगा माइनस होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। एक नंबर आपके पास 27 और दूसरा नंबर आपके पास 56 आएगा। ठीक है जी, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ी आसान से टिप है, आप सबको शायद ऑलरेडी आती भी होगी, इस चीज को याद रखें। ACTS, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। A स्टैंड्स फॉर ऑल। यहाँ पे क्या है कि A जो है उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड के अंदर आपके पास साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंड भी पॉजिटिव होगा। थर्ड के अंदर आपके पास tan पॉजिटिव होगा और tan का रेसिप्रोकल कॉड पॉजिटिव होगा और फोर्थ के अंदर आपके पास cos पॉजिटिव होगा और cos का रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव होगा। तो इसके मुताबिक वो कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या ट्रू है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास साइन ग्रेटर देन 0 है। सो बिफोर जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 कुछ बेसिक्स थोड़ी सी दोबारा बता देता हूँ ट्रिग्नो से रिलेटेड। वैसे तो इसका एक लेक्चर इंशाल्लाह कल के दिन में अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर पूरी ट्रिग्नो नस से रिलेटेड फास्ट रिलेटेड मैं आपके लिए रिवाइज करा दूंगा। इन को इंशाल्लाह 40-45 मिनट्स का लेक्चर होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। इसके अलावा एक दो जो बातें और याद रखने वाली हैं, वो तो एक बड़ी पॉपुलर आइडेंटिटी है जो कि है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी जो आइडेंटिटी है आपके पास वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने करना क्या है, इसके अलावा आप लोगों ने करना ये है नस्ट के लिए और फास्ट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जो ट्रिग्नो का पोर्शन है, सिर्फ आपने कॉस की आइडेंटिटीज को याद रखना है। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है उसमें दोनों टर्म्स पहले कॉस वाली ओपन होती हैं। याद रखने का तरीकाकार बड़ा ही आसान है, स्पेसिफिकली फॉर जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और याद रखिएगा, ठीक है, याद रखने का तरीकाकार क्या है कि कॉस का जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो दोनों टर्म्स पहले कॉस की आएंगी और ऑपोजिट साइन आएगा। जब आप प्लस का फार्मूला ओपन करें तो माइनस आएगा, तो फिर दोनों टर्म्स आपके पास साइन वाली आएंगी, राइट। और जब आप कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करोगे तो अगेन दोनों टर्म्स पहले कॉस की आएंगी लेकिन ऑपोजिट साइन यानी प्लस आएगा, फिर दोनों टर्म्स साइन की आएंगी। साइन का जो फार्मूला है, अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा ओपन करता हूं तो पहले साइन अल्फा का साइन बीटा का कॉस, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अल्फा का कॉस और बीटा का साइन उठाओगे आप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर माइनस का है तो माइनस का साइन ही आएगा। तो ये याद रखने का तरीका कार है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपने डबल एंगल आइडेंटिटी सिर्फ याद करनी है और इससे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं बता देता हूँ। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा जो बराबर होता है वो होता है एक तो 2 cos के थीटा माइनस 1 के, साथ ही ये बराबर होता है cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा के, और साथ ही आप इसको इस आइडेंटिटी की मदद से जो आइडेंटिटी नंबर 1 है, ठीक है, आज थोड़ा सा क्विकली बता रहा हूँ क्योंकि कल के लेक्चर में उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा कि ट्रिग्नो को आपने कैसे याद रखना है। तो ये अगर आप लोग कर लेते हो, ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज कर लेते हो आपको ये पता चल जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है। कॉस और साइन की बेसिक फार्मूलाज कर लेते हो, डबल एंगल आप कॉस की कर लेते हो और साइन और टैन की कर लेते हो। साइन की तो बहुत ही ईजी है, बता देता हूँ। साइन 2 थीटा ओपन होता है सिंपली 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आज के लेक्चर में मैं इनको यूज करके भी बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा ये याद रहेगा। टैन की आइडेंटिटी आगे जिस क्वेश्चन में यूज होगी वहां पे बताई हुई है। ठीक है, तो ये अगर आप याद कर लेते हो इतना सा, तो इतने से फार्मूला को अगर आप याद रख लेते हो तो वो लोग जिन्होंने पहले ट्रिग्नो नहीं पढ़ी हुई है, ए लेवल के बैकग्राउंड से आए तो उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, सोशल साइंस का जो पोर्शन है, नास्ट का यूटी का सॉरी नास्ट का एनईटी का फास्ट का आपका या जीकी का या लम्स वगैरह का या आईबीए वगैरह का, ठीक है, तो ये आपका कवर अप हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब यहाँ पे यही हुआ है, कहता है कि ये बताओ कि cos अल्फा बाय 2 की वैल्यू किसके बराबर है। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी में आपको हाफ एंगल पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा है आपके पास कि हमें बताया, अभी मैंने यूज करा था कि cos 2 अल्फा या 2 थीटा का जो फार्मूला मैंने बताया होता है 2 cos के थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, सो दोबारा बल्कि इसको लिख लेते हैं, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप करोगे क्या, अल्फा की जगह पे अल्फा बाय 2 पुट कर लोगे। जब अल्फा की जगह पे अल्फा बाय 2 आप इसमें पुट करोगे, अगर ये याद नहीं होती हाफ एंगल आइडेंटिटीज तो ये डबल एंगल से इजीली निकल आती है और करने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। कैंसिल हो गया, cos अल्फा आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 है, उसको अगले स्टेप में आप दूसरी तरफ ले जाना और आपके पास आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, माइनस 1 को मैं दूसरी तरफ ले गया तो दूसरी तरफ आ जाएगा cos अल्फा प्लस 1।
ठीक है। यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड कर देना, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना। जब आप अंडर रूट ले लोगे तो ये आपके पास रिजल्टी आ जाएगी, जो कि हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज अल्फा बाय 2 या कॉज अल्फा प्लस 1 बाय 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी बनता है आपके पास राइट चॉइस। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि इतनी बेसिक्स बस आप ट्रिग्नो की तैयार कर लो, एनईटी या फास्ट का बेसिक मैथमेटिक्स आपसे इंशाल्लाह, या जीके का बेसिक मैथमेटिक्स या आईबीए का जिन भी यूनिवर्सिटी में इसी पैटर्न के ऊपर आपका इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है उसमें से आप सीकेंड एक्स को कॉमन ले लो। सीकेंड एक्स को जब आप कॉमन लोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस साइन ऑफ 2x, राइट। माइनस है, अंदर माइनस ऑपरेट करवाएंगे, जब आप माइनस को ऑपरेट कराओगे तो सबके साइंस जो है वो ऑपोजिट कर देगा। आसान सी बात है, याद रखने वाली। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तब भी सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस कॉमन लोगे तब भी सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। सीकेंड एक्स हमें बताया कॉज एक्स का रेसिप्रोकल है, उसको कॉज एक्स बना देंगे। और अभी बताई थी साइन डबल एक्स की आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर या शायद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, जहाँ पे मैंने ओवरव्यू दिया है वैसे लेक्चर के अंदर, तो वो आ जाएगा 2 sin x cos x। सिंपली ये अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो बड़ा इजी टेस्ट होता है एनईटी का और फास्ट का बेसिक मैथमेटिक्स का, तो आपके पास 2 sin x आ जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया आपके पास। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin 60 का क्या है, बड़ा आसान है, cos 30 है। कल के लेक्चर में इसकी डिटेल्स बताऊंगा। देखो याद रखने का तरीकाकार ये है कि sin 60 और cos 30 दोनों की जो वैल्यू है that is always equal to under root 3 by 2 and that is 0.866, राइट। तो आसान क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका चलें टेबल बता देता हूँ, आज के लेक्चर में ये टेबल बता देता हूँ। देखो याद रखने का बड़ा आसान मेथड है कि आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज को आपने ले लेना है, ठीक है। 0, ठीक है, 30 डिग्रीज, फिर 45 डिग्रीज, स्टैंडर्ड एंगल उठा लेता हूँ मैं, फिर 60 डिग्रीज, फिर 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, ठीक है जी। ये आ जाएंगे मेरे पास। अब करोगे क्या, हमें पता है, ठीक है, कि साइन 0 0 होता है, ये याद रख लो। साइन 30 0.5 होता है, ये याद रख लो। साइन 45 1/√2 होता है या 0.707 होता है, ये याद रख लो। और ये जो है सर 1/2 था, लिख देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है या 0.866 होती है। जारी बात है, पेपर में तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। साइन 91 होता है आपके पास, ठीक है, और साइन 180 0 होता है। अब आपने जब इसको कॉस के लिए बनाना है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसी को रिवर्स में रेप्लिकेट कर दोगे, ठीक है। यानी जो cos 90 की वैल्यू है ना, वो हमारे पास cos 0 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। ये 1 आ जाएगा आपके पास। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.866, ये वैल्यू आ जाएगी 0.707। तो पता ये चला कि sin 45 cos 45 दोनों 1/2 या 0.707 होते हैं। sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 और cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। अच्छा, cos 180 जो है वो -1 होता है, ये याद रख लेना। और tan निकालना तो बड़ा आसान हो गया, हमें पता है कि tan क्या होता है, sin बाय cos होता है। तो tan चूंकि sin बाय cos होता है तो टेबल याद रखने का तरीका ये है कि 0/1 0, 1/2 √3/2 होता है ना 0.66, तो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है, जो कि 0.577 होता है। दोनों 1/√2 है, यानी sin 45 भी सेम है, cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है। और जब कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे मेरे पास √3 आ जाएगा, और 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो tan 90 इसलिए इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है और tan 0 0 होता है। तो बड़ा आसान तरीका कार है याद रखने का ये। और इसके अलावा एक आखिरी टिप जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, साइन के अंदर पाए का मल्टीपल हमेशा 0 होगा, और कॉस के अंदर पाए का इवन मल्टीपल यानी 180 का इवन मल्टीपल जो है दैट इज +1, और ऑड मल्टीपल हमेशा -1 होगा। तो अगर लेट से तुम्हें किसी जगह पे जरूरत पड़ जाती है cos 3 पाए की वैल्यू, हमें तो पता है ना कि पाए जो है यहाँ पे 180 डिग्री देना है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, तो चूंकि ये इसका ऑड मल्टीपल है तो इसका आंसर आएगा -1। अगर आपको कहीं पे cos 6 पाए की वैल्यू जरूरत है तो आंसर आएगा +1। साइन में इवन मल्टीपल हो, पाए का ऑड मल्टीपल हो 180 का या पाए का, तो वो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। तो ये टेबल याद कर लो। पिछली जो आपके पास मैंने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखी है या 9 में शायद लिखी है इसी लेक्चर में, उनको कर लो, इजीली यू विल बी एबल टू एस योर एनईटी, ठीक है। आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, कहता है कि ये बता दो कि ये किस फॉर्म में सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। मसला कोई नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि tan जो है वो sin ओवर cos होता है, तो दिस विल बिकम sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर x, राइट। नीचे आ जाएगा cot, हमें पता है cos बाय sin होता है, ये होता है cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x। सिंपली क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का और नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डिवाइड करेंगे इसको, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। उसी के नीचे वाले का भी आप एलसीएम लोगे तो जो आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है जो सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, माइनस कॉमन ले लेना तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेना कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 के साथ आएगा। क्यों -1 के साथ आएगा? इसमें से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, -1 बाहर कॉमन आया हुआ था, राइट। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, नीचे रह गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। तो दिस हैव बिकम -2 माइनस tan स्क्वायर एक्स आ गया आपके पास। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास है। तो इजी था ये, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे छोटी सी सिंप्लीफिकेशन करी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कॉस का फार्मूला ओपन होगा, हमें बताया है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला में पहले दोनों टर्म्स कॉस वाली आती हैं, याद रखने का मेथड मैंने बताया है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, फिर दोनों टर्म्स आपके पास साइन वाली आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे है π/2, बीटा की जगह पे है थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस साइन π/2 और ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा, राइट। cos π/2 यानी cos 90 0 होता है, ये तो खत्म हो जाएगी टर्म। sin π/2 1 होता है, ये तो उड़ गया, 0 हो गया, खत्म होगी टर्म। 1 × sin थीटा आपके पास सिंपली sin 1 × sin थीटा sin थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, ठीक है। अगेन बड़ा आसान क्वेश्चन है, डबल एंगल आइडेंटिटी से बनाया हुआ है, ये इक्वल होता है साइन एक्स के। बता देता हूँ कैसे होता है। हमें बताएं कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 sin x cos ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करो, x की जगह पे x/2 प्लग इन कर दो। x/2 जब प्लग इन करोगे यहाँ पे x की जगह पे तो सिंपली 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, sin x आ जाएगा भाई आपके पास 2 sin x/2 cos x, राइट। तो ये आ गया, आपको प्रूव इसका करवा दिया, 15 का ए। आगे चलते हैं। बिल्कुल जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उससे मिलता जुलता था। यहाँ पे भी आपने सिंपली क्या करना है, tan x की जगह पे पुट कर देना है sin x बाय cos x, और ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेना, नीचे वाले का भी ले लेना है, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर x है, ठीक है। जब यहाँ पे आप करोगे ऊपर वालों का भी एलसीएम ले लो, नीचे वालों का भी ले लो, रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करा दो। रेसिप्रोकेट क्यों करते हो? देखो a/b डिवाइडेड बाय c/d हो ना, मैथमेटिक्स का रूल है सिंपल सा, a/b × d/c हो जाएगा। तो वाला काम यहाँ पे कर लेना, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन से जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उसमें यही मेथड यूज करा है, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। अगेन sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, अगेन ये भी cos से आएगी, ठीक है ना। cos 2x का एक फार्मूला भी मैंने तुम लोगों को बताया है जो कि होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे अगेन x की जगह पे x/2 प्लग इन कर दो। जब x की जगह पे x/2 प्लग इन करोगे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद cos x, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इस वाली टर्म को यहाँ ले आते हैं, ये उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 एंड 1 - cos ऑफ x आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेना, दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लोगे। जब आप अंडर रूट लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस √1 - cos x/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, राइट। अगेन आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा है tan और cos किस में, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। अभी बताया था ACTS रूल है आपके पास, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, tan का रेसिप्रोकल cos और cos का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट था। इजी है ये, ठीक है। इस पे पहले डिस्कशन हो चुकी है, आज के लेक्चर में डिटेल्स में नहीं जाना। तो सेकंड 45 वैल्यू नहीं याद होती कोई मसला नहीं है, मैंने बताया हुआ है कि साइन और cos 45 दोनों ऐसे हैं कि दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, दोनों सेम होते हैं। तो कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है इसका। सो साइन 45 की वैल्यू पुट कर दी, √1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2/1 आ जाएगा जो कि √2 है। तो सिंपली आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपकी राइट चॉइस है। अगेन यहाँ पे ये पढ़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की फॉर्म में। इसको क्लोज करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे? ये फार्मूला बनता है, किसका बनता है? साइन की आइडेंटिटी में साइंस चेंज नहीं होते, तो ये वही रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा।
तो ये सिंपली ये मेरे पास 13 यहाँ पे अल्फा है, बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 77 है। फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी ये बन जाएगा साइन 13 प्लस 77 जो कि होता है साइन 90। हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली इसकी ऑप्शन को करेक्ट कर लो, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है 1। तो आप इजीली इसको डिटरमिन कर सकते हो। cos 180 की वैल्यू है, अगेन आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो ये तो वैसे थोड़ा सा आसान सा रोड लर्निंग का क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू -1/2 यानी -0.5 होती है। अगर किसी से सॉल्व ये नहीं होता, उसको यानी उसको याद नहीं है cos 120 की वैल्यू, तो एक बड़ा सिंपल सी बात है, इसको स्प्लिट कर लो आप, इसको स्प्लिट कर लो आप, यूँ कर लो इसको 90 + 30, और उसके बाद आप cos की आइडेंटिटी खोल दो। cos की आइडेंटिटी में बताया पहले दोनों cos वाली खुलती हैं, फिर दोनों आपके पास साइन वाली खुलती हैं, ठीक है, साइन वाली खुलती हैं। तो cos 90 सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा आइडेंटिटी में, क्योंकि मैंने आपको बताया cos की आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आता है, तो 0 के खत्म हो जाएगा पूरी टर्म। साइन 90 1 होता है, 1 × माइनस साइन 30 करोगे, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो -1 × 1/2 होगा, तो -1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बड़ा ईजी क्वेश्चन था आपके पास। आगे चलते हैं, 1 + tan स्क्वायर 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 2 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है यहाँ तक। इसके बाद आप जो है सेक्शन इसी के अंदर आ रहा है आपके पास, एनालिटिकल ज्योमेट्री का पूछ रहा है स्क्वायर के कितने डायगोनल होते हैं। तो स्क्वायर तो एक 4 साइडेड फिगर होती है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, बड़ा ही आसान सा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कहता है कि एक सर्कल में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो सर्कल में कोई डायगोनल नहीं होते, क्योंकि डायगोनल्स वो होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट वर्टिसेस आपस में अटैच होते हैं। तो सर्कल के अंदर कोई वर्टिसेस होती नहीं है, वो तो उसका एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। और सर्कल के सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 2πr होती है। वैसे बता रहा हूँ ताकि याद रहे, डायामीटर का जब आप हाफ करते हो तो वो रेडियस बन जाता है, सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक आपके पास रेडियस होता है, और सेंटर से लाइन गुजरी हो तो ये पूरे का पूरा उसका डायामीटर होता है। और एक लाइन हो जो कि एक तरफ से बाउंड्री से दूसरी तरफ बाउंड्री पर टच तो हो रही है, लेकिन सेंटर से ना गुजरे, तो ये कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड है। और ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद द रेडियस या विद द डायामीटर, तो इस लाइन को आप टेंजेंट कहते हैं। तो सर्कल से रिलेटेड बस ये बातें आप याद रख लो, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल के अंदर बहरहाल कोई डायगोनल्स नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आपने क्या, आप कैसे चेक करोगे कि जो गिवन ट्राइंगल है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बड़ी आसान सी बात है, जब किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम्स के बराबर हो जाए, यानी किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स की वैल्यूज के लेंथ्स के स्क्वायर्स के इक्वल हो जाए, सम के इक्वल हो जाए, तो आपके पास वो राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वैसे एक टिप बताता हूँ, यूजुअली जो सबसे बड़ी साइड होती है वो ही हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता कि 90 डिग्री का कौन सा है, लेकिन चले ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं, क्या ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। सो आई एम चेकिंग इट आउट। तो होगा यहाँ पे क्या, सबसे बड़ी साइड 13 है, तो एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स करके देख लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये आ गया 144। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इत्तेफाक से ऑप्शन ए हमारी करेक्ट चल जाए। तो बड़ा आसान बात है, अगर आपको 3 साइड दे दे ट्राइंगल की, यानी साइड्स की लेंथ दे दे और आपको क्या कि चेक करके बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो आपने करना क्या है, किसी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स के बराबर आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर उसके अंदर नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, उसके बराबर नहीं आ रहा, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, ठीक है। तो बड़ा इजी मेथड है, और ये भी एक बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यूजुअली आता होता है, ठीक है। तो ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, कहते हैं एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और उसका रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स है। चलें ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया जिसका ओरिजिन के ऊपर सेंटर है, ओरिजिन है तो 0,0 है। अब हर तरफ से 3 यूनिट्स है, तो ये इसका मतलब है अगर मैं यूँ चलूँगा, यानी मैं अगर इस पॉइंट को हाईलाइट करूँ, मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर चलूँगा, ठीक है, इसकी बाउंड्री तक आऊँगा, तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स चलाऊँ तो 3,0 है। अगर मैं इस वाले को हाईलाइट करूँगा, ठीक है, अगर मैं इस वाले को हाईलाइट करता हूँ, इस वाले को अगर मैं इस वाले को हाईलाइट करता हूँ, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे
एक्स एक्सिस पे तो कुछ नहीं चला, वाई पे मैं 3 पॉइंट चलाऊँ, 3 यूनिट्स चलाऊँ, तो ये आ जाएगा 0,3। यहाँ पे ये -3 चला है ऑन द एक्स एक्सिस, वाई पे कुछ नहीं चला, -3,0। तो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 3 यूनिट्स है, तो वो 0,3, 3,0, -3,0 या 0,-3 ही ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि सर्कल के ऊपर से गुजरते हैं, यानी 3 यूनिट्स वाले पॉइंट से गुजरते हैं। देखो क्योंकि उसकी रीजन क्या है ना, देखो 3 यूनिट्स का रेडियस तो फिक्स रहेगा ना, ये भी 3 यूनिट्स का रेडियस है, ये भी 3 यूनिट्स का रेडियस है, ये भी 3 यूनिट्स का रेडियस है। तो 3 का फैक्टर तो इसमें आएगा, ये 9 नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि 0,9 का मतलब क्या है, कॉमन सेंस की बात है। या तो आप इन पॉइंट्स को प्लग इन करके देख लो कि वो सर्कल के ऊपर लाइक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जो कि मैंने आपको करके दिया इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उस पॉइंट को देख लो आप, 0,9 है, 0,9 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे तो मैं कहीं नहीं चला, वाई पे मैं 9 यूनिट चला, तो ये 3 यूनिट्स जहाँ तक आ रहा है, तो कहीं 9 यूनिट्स यहाँ पे कहीं ऊपर होगा, तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए नहीं गा रहा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन फास्ट में खासकर पूछा जाता है, ठीक है, नेक्स्ट में तो पूछा जाता ही है, बाकी बेसिक मैथमेटिक्स में, लेकिन फास्ट वालों की आदत है कि वहाँ पे अक्सर पूछा होता है, फास्ट के इंटरेस्ट में ही होता है। अच्छा जी, कहता है कि तीनों साइड ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा ट्रायंगल है? बड़ी आसान सी बात है, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं बता देता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपकी तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, याद रखो। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आपके पास कोई सी दो साइड, दो एंगल्स बराबर होते हैं। राइट एंगल के अंदर कम से कम आपके पास एक एंगल, बल्कि कम से कम क्या, एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है आपके पास, ठीक है। और एक ट्रायंगल स्केलीन होता है, स्केलीन के अंदर कोई भी साइड, नन ऑफ द साइड्स एंड नन ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कि इसमें नन ऑफ द साइड्स एंड नन ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 भी करवा दिया। कहता है एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस 16 पाई, एरिया निकालना है सर्कल का, मसला ही कोई नहीं है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर और 2 आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। इसको चलो आपके लिए रेड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 पाई आर, आर यहाँ पे मेरे पास क्या है, आर मेरे पास यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। 16 पाई पुट करोगे, पाई को पाई के साथ आप कैंसिल कर दो, 2 के साथ आप कैंसिल कर दो, तो रेडियस आ गया आपके पास 8 यूनिट्स, ठीक है। रेडियस जब 8 यूनिट्स है तो सर्कल का एरिया निकालना है आपने, तो सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, सिंपली पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब आप आर का यानी 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 पाई आ जाएगा। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 64 पाई आ गया। कहता है कितने टेंजेंट्स आप सर्कल से, एक पॉइंट है जो कि सर्कल के आउटसाइड ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो एक पॉइंट ले लेते हैं, सर्कल के बाहर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। सॉरी इसने सही तरह से टच नहीं किया, तो दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर्कल को टेंजेंट जो है सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच करती है, तो इसको भी यही अज्यूम करना है कि एक ही पॉइंट पर टच करिए। थोड़ा सा चूंकि मैं ग्राफिक टैबलेट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए इशू है। तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। टेंजेंट होती क्या है, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है और उसके रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। उसके रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक पॉइंट हो जो कि आउटसाइड द सर्कल है, तो उससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो ऑन वन सर्कल, राइट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है आपके पास जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे टाइपो हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपने बताना उसका पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड होता है, जो कि 4x होता है फॉर द सर्कल, क्यों, सॉरी फॉर द स्क्वायर, क्योंकि उसकी हर साइड इक्वल होती है। अगर हर साइड उसकी x है तो चारों साइड का सम 4x बन जाएगा ना। देखो ना, अगर एक साइड की लेंथ x है तो द सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स विल बिकम 4x। तो पेरीमीटर 4x होता है, और एरिया जो होता है वो x इंटू एक्स, यानी लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ आप करते हो, तो वो आपके पास x स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एरिया जो है, जो कि x स्क्वायर है, जो कि गिवन है 625, दोनों तरफ आप रूट ले लोगे ताकि आपके पास एक साइड की लेंथ आ जाए जो कि होती है 25। तो पेरीमीटर आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यानी 100 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्विक चल रहा हूँ क्योंकि 80 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने मन को में कंप्लीट करने के लिए। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो मसला ही कोई नहीं है, सबसे आसान सी बात है। सबसे जो बेसिक पैरेललोग्राम है आपके पास वो स्क्वायर है। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें पैरेलल ऑपोजिट साइड यानी आमने सामने वाली साइड जो है वो आपके पास पैरेलल होती हैं, ठीक है। इनको आप जितना मर्जी इलॉन्गेट कर दो, ये आपस में दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये साइड और साइड की बात करो या इस साइड और साइड की बात करो, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का। 90 डिग्री के 4 एंगल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के अंदर, तो 90 इंटू 4 आप करोगे तो 360 आएगा, ठीक है। अब आप देखो, कहते हैं हेक्सागोन की कितनी साइड है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हेक्सागोन 6 साइड फिगर होती है, तो उसकी 6 साइड। पेंटागन की 5 होती हैं, हेप्टागन की आपके पास 7
साइड्स होती हैं, ऑक्टागॉन की 8 होती हैं और नैनोगॉन की आपके पास 9 होती हैं, ठीक है, तो 9 साइड की फिगर होती है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पाई, पाई की वैल्यू पूछ रहा है और आंसर्स को लिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, निकालना क्या है आपने, पाई की वैल्यू, पाई को यहीं पे रहने देते हैं, 2 और आर को नीचे ले जाओगे, सी डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2r हो जाएगा इक्वल टू पाई। 2r क्या होता है, रेडियस होता है ना, देखो सॉरी डायमीटर होता है ना, रेडियस जो होता है वो हाफ होता है डाया का, तो ये पूरा कंप्लीट तो डाया बना है ना, सर्कल के सेंटर से तो नीचे डायामीटर आ रहा है, तो c बाय डी यानी डायामीटर हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू सर्कमफ्रेंस बाय डायामीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। कहता है आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एंगल B 90 डिग्री का है, ठीक है, मसला ही कोई नहीं, एंगल B यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्रीज का, 90 डिग्रीज का ले लिया मैंने। AB की लेंथ कह रहा है जो कि है मेरे पास 3 यूनिट्स, ठीक है, BC, B इंटू सी यहाँ पे ले लेते हैं, BC यहाँ पे ले लेते हैं, उसकी लेंथ है 4 यूनिट्स, और कहता है CA, तो ज़्यादा बात है ये A था मेरे पास, तो CA कितना आ रहा था मेरे पास, गिवन है यहाँ पे 5 यूनिट्स। कहता है tan की वैल्यू बता दो, बड़ा आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो उसके मुताबिक साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे हम इसको, ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग आ जाएगा मेरे पास, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस मेरे पास 4 है, तो 3/4 आ जाएगा मेरे पास। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, ठीक है ना। जो 90 डिग्री के साथ एल्टीट्यूड होता है आपका, उसको आप परपेंडिकुलर ले लिया करो, नीचे आप बेस ले लिया करो, सब 90 डिग्री के सामने वाले को आप हाइपोटेन्यूज ले लिया करो। तो ये टिप्स याद रखोगे तो इंशाल्लाह भूलोगे नहीं। तो ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा, ये बेस है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड को ड्रॉ कर दो, उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ का ट्वाइस है। लेट्स से उसकी विड्थ x है, तो जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है, तो 2x है। एरिया बताना है हम लोग, एरिया गिवन है हमारे पास, पेरीमीटर हमने बताना है। तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, और एरिया मेरे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो एरिया मेरे पास है 1152 है, लेंथ मेरे पास 2x है, विड्थ मेरे पास x है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 से आप इसको डिवाइड करो, 1152 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आया आपके पास 576 आ जाएगा आपके पास। साथ रह गया x के, दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लोगे, तो x जो है वो आ जाएगा आपके पास 24, और यहाँ पे आपके पास चूंकि विड्थ जो सॉरी लेंथ जो है वो 2x है, तो वो 48 बन गया है। ये आपके पास 24 बन गया है, सॉरी 24 बन गया है, तो पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो 24 प्लस 48 करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और वो आएगा आपके पास 140, क्योंकि ये 72 बनेगा, 72 को आप 2 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन आता रहा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 में वो कह रहा है कि एक विलेज है जहाँ पे 5860 वोटर्स हैं, ठीक है, 5860 वोटर्स हैं, जिसमें से 7% लोग यूजुअली वोट नहीं देते हैं। इसका मतलब है कितने परसेंट लोग वोट देते हैं, 93% लोग वोट यहाँ पे देते हैं। अब आगे वो आपसे पूछ रहा है कि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए जो रिमेनिंग वोट्स हैं, जो वोट डले हैं, ठीक है, कह रहा है इन ऑर्डर टू विन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट गेन एट लीस्ट 50% ऑफ द रिमेनिंग वोट। तो 93% लोगों ने जो वोट दिया है, इसका हमें 50% ऑफ द वोट चाहिए, ठीक है। तो 93 को डिवाइडेड बाय 2 कर लूंगा ना 50% करने के लिए, तो 93 डिवाइडेड बाय जब आप 2 करोगे तो 90 का हाफ तो होता है 45, और 3 के साथ आ गया 1.5, तो 46.5% वोट चाहिए एटलीस्ट जीतने के लिए, ठीक है। करने को तो आप उसको स्टेप वाइज भी कर सकते हो कि पहले इसका आप 93% निकालो, फिर आप 2 से डिवाइड कर लो। तो मैंने पहले ही 2 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि उसका 53 उसका आपको 50% चाहिए, तो 93 का हाफ किया 50% के लिए, तो ओवरऑल का 46.5% वोट चाहिए। क्यों? क्योंकि 7% लोग तो वोट ही नहीं दे रहे ना भाई, ठीक है। तो 5860 का निकालने जा रहा हूं मैं 46.5%। पहले भी बताया हुआ है, परसेंटेज का साइन खत्म होगा तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा, ऐसा ही है, 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी आप 10 से डिवाइड कर लो इस वाले इसको। अच्छा जी, अब आप करोगे क्या, ये 0 तो 0 के साथ कैंसिल हो गया था, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, और इस 0 की वजह से ये 4.65 बन गया था। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 586 को
4.65 से मल्टीप्लाई ला रहते हैं, तो 5 6 जा 0, 30 का लगा 0, 3 कैरी, 5 8 जा 40, 3 ऐड हुआ 43, 3 आएगा, 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा 29, ठीक है। एक क्रॉस आ गया, 6 6 जा 30 का लगा 6, 3 कैरी चला गया, 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड करोगे 51 आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 5 आपके पास कैरी चला जाएगा, 6 5 जा 30, 30 में आप 5 ऐड करोगे तो आएगा 35, x और x आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे कि 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी चला गया, 4 8 जा 32, 32 में आप 2 ऐड कर लोगे 34 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा, सॉरी 34 आ जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा और 3 जो है आपके पास कैरी चला जाएगा, 4 5 जा 20 और ये आ जाएगा 23, तो आपके पास आंसर आएगा 0, दिस विल बी 2, 1 कैरी चला गया 10 और ये 15 5 लगा, 1 अगेन कैरी चला गया, ठीक है, 1 अगेन कैरी चला जाएगा 8, 8 में आप 4 ऐड करोगे 12 का 2, 1 कैरी चला गया आपके पास, अगेन ये 7 और ये 2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपका 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आप 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा लोगे, तो सिंपली आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 2725। इतने लोग वोट देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ना ऐसे क्वेश्चन में देखो, अब तुम्हें नजर आ रहा था कि 5860 का 46.5% निकालोगे तो ना तो वो इतना ज्यादा बड़ा होगा कि 540 आए, ना इतना छोटा होगा कि 410 है, लेकिन जो कि यहाँ पे नन ऑफ दीज की चॉइस भी, तो इसलिए मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मेथड भी सिखा दिया तुम लोगों को, कि मैंने कहा चलो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, इस लेक्चर में। तो ये आपके पास 2725 ऑब्वियस चॉइस था, अगर यहाँ पे भी कोई ऐसी चॉइस होता जो कि आपको ऑब्वियसली नजर ना आ रहा होता, जितना लंबा सॉल्व करने की उसको फिर जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में मुझे कह रहा है बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड इट्स हाइट, यानी एल्टीट्यूड को उसने डिक्रीज करा है बाय 20%, तो बताओ कि उसका एरिया क्या है। हम ऐसा सपोज करते हैं कि मेरे पास जो रेक्टेंगल था, ठीक है ना जी, उसकी जो मेरे पास लेट से जो उसकी जो बेस थी मेरे पास वो थी 100 लेट से, उसके एल्टीट्यूड जो मेरे पास है लेट से 10, तो पहले उसका एरिया क्या बनता है 1000, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ करोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 10 इंटू 100 करोगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कर रहे क्या हो कि रेक्टेंगल की जो बेस है उसको 40% इंक्रीज कर रहे हो, यानी नई आपके पास आ जाएगी 140 और एल्टीट्यूड को डिक्रीज कर रहे हो बाय 20%, ये काम होके हो जाएगा 8, ठीक है ना, 10 का 20% 2 होगा ना, तो ये 8 हो जाएगा, तो 140 इंटू 2 हो गया, सॉरी 140 इंटू 8 हो गया, जो कि आता है आपके पास 1120, तो 1000 से ये कितना ज़्यादा है, 1000 से 120 ज़्यादा है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप क्या करोगे, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो चूंकि मेरे पास ऊपर तो 120 का डिफरेंस आ रहा है, 120 ओल्ड वैल्यू जो थी मेरे पास 1000 थी, इंटू 100 करूंगा मैं, 0 से कैंसिल हो जाएगा 0, तो 12% आपके पास इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो 12% जो है ना ये आपके पास इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। कहता है कि 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो अपने प्रॉफिट रेशोज को शेयर कर रहे हैं, जो प्रॉफिट रेशोज को शेयर कर रहे हैं इन द रेशो ऑफ 5:4:3, ठीक है, तो तीनों का जो सम बनेगा वो बनेगा 5, तीनों के पोर्शन का वो बनेगा 5x + 4x + 3x = 24,000, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 12x आ जाएगा इक्वल टू 24,000, x की वैल्यू सिंपली आपके पास आ जाएगी 2000, राइट। सो लीस्ट शेयर किसका है, जिसके पास 3 पोर्शन है, तो 3x, तो 3 इंटू 2000 आप कर लोगे, सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा 6000, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस, ठीक है। एक रेसिपी है, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है एक रेसिपी है जिसमें 13 ग्राम ऑफ शुगर चाहिए और 18 ग्राम ऑफ फ्लोर चाहिए, अगर 100 ग्राम ऑफ शुगर आप यूज करोगे तो कितना आपके पास फ्लोर चाहिए होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब आप क्या करोगे, 100 को आप 13 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है, 100 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 7.6, ठीक है, ये जो 7.6 आएगा ना, 69 आएगा, तो ये 0.69 जो है ये आपके पास लेफ्ट ओवर पोर्शन बनेगा। इसका मतलब है कि 7
टाइम्स जो है वो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। यानी शुगर के 7 पोर्शन जो है वो 13 में फिक्स यूज़ हो सकते हैं। तो उसके साथ 18 ग्राम का फ्लोर यूज़ होता है ना, तो 18 को सिंपली आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा लोगे किसके साथ, 7 के साथ, जो कि आपके पास आएगा 18 इंटू 7 जब आप करोगे तो आएगा आपके पास 126। तो ये आप इसको करेक्ट कर लेना कि अगर 100 ग्राम ऑफ शुगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ जो फ्लोर यूज़ होगा नियरेस्ट ग्राम के वो 126 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में इशू है, ठीक है ना, तो ये याद रखना। अच्छा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप मैट्रिक्स स्टार्ट हो गए हैं, अब आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट जब आप ओपन करोगे तो आप फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे, 1 आ गया, अंदर आ जाएगा 7, 2, 9 और 4। दूसरी टर्म माइनस के साथ लिखी जाती है तो -2 आ जाएगा। अब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दोगे तो विल बी लेफ्ट विद 3, 1, 9 और 4। फिर आपके पास ये टर्म प्लस के साथ आ जाएगी तो +4, ठीक है। और टर्म्स प्लस के साथ और इवन टर्म्स में माइनस के साथ डिटर्मिनेंट में ओपन होती है। अब आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे तो विल बी लेफ्ट विद 3, 1, 7। अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और बीच में माइनस का साइन आएगा, तो 1 × 7 4 = 28, 28 - 18 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 3 4 = 12, 12 - 9 करोगे आप +4, 3 × 2 करोगे, 3 × 2 करोगे आप तो 6 आ जाएगा, -7 हो जाएगा वहाँ पे। ये आएगा आपके पास 10 और ये आएगा आपके पास -6 और ये आएगा आपके पास -4, तो 0 आ रहा है, ठीक है। 10 - 10 0 आ रहा है। तो जैसा डिटर्मिनेंट जिसका ऐसा मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट 0 आए ना, डिटर्मिनेंट 0 है, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जो सिंगुलर मैट्रिक्स का रूल है इसको यूज़ करके ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैट्रिक्स से रिलेटेड ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस डाटा को वो यूज़ करें, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है जी। तो हम अपने पोर्शन के 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, हाफ हमारा यहाँ पे पूरा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पार्ट 2 के अंदर।